नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 14वां। अब आगे। नकुल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अच्छी तरह सोच लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये भी कि जोशी ने जोड़ा, मार खाकर सच उगलोगे या वैसे ही कबूल कर लोगे कि मधु का कत्ल तुमने किया था। जवाब में उसने जेब से रुमाल निकालकर माथे पर चुचुहा आया पसीना पोंछा, फिर धीरे से बोला, मैंने उसे नहीं मारा था इंस्पेक्टर साहब। ओके, और ना ही मैंने उसका कत्ल होते देखा था, लेकिन बॉडी जलाए जाते बराबर देखा था। तभी बाद में अनुष्ठान की आड़ में वह बात तुम सामने लाने में कामयाब हो गए, है ना? हाँ, यही बात थी। उतनी रात को तुम हवेली क्यों पहुंच गए? लंबी कहानी है, सुन लेंगे। वक्त की कोई कमी नहीं है हमारे पास, और तुम्हारे पास भी, ऐसा खुद कह चुके हो। बात यह है कि मेरा जीजा मुझे अव्वल दर्जे का नकारा, कामचोर और बेकार का आदमी समझता है। बात बात पर ताने देने से बाज नहीं आता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर जाता हूँ क्योंकि अपनी माँ जैसी बहन से दूर नहीं रह सकता। बचपन से उसके साथ खेलता हुआ बड़ा हुआ हूँ। उससे दूर जाने के नाम पर ही मेरा मन घबराने लगता है। इसके विपरीत मेरा जीजा दिन में कई बार मुझे मधु की इतनी तारीफें करता था कि सुन सुनकर मेरे कान पक जाते थे। वह मधु में फूलने टाकने लगता और मुझे मखमल में टाट का पैबंद जताने लगता। यानी मैं जाहिल गवार और उसकी बेटी सर्वगुण संपन्न। बस उसी बात को लेकर मुझे मधु से चिढ़ होने लगी थी, जिसके कारण तुमने उसकी हत्या कर दी। नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर खुद समझ जाएंगे कि मैं कातिल नहीं हो सकता। ठीक है, बोलो। मधु अक्सर मुझे नशे में दिखाई दी जाती थी और बार बार मेरे मन में ये ख्याल आता था कि वह महज शराब का नशा नहीं था। फिर एक रोज जब मैंने चोरी से उसके बेडरूम की तलाशी ली तो वहाँ मैट्रेस के नीचे से 2 ऐसी सिगरेट बरामद हुई जिनमें स्मैक भरा हुआ था। कम से कम मुझे तो वैसा ही लगा था। उसके बाद से ही मैं मधु के बारे में कुछ ऐसे जानने की कोशिश में जुट गया जिससे कोठारी की निगाहों में उसे नीचा दिखाया जा सके। और उस कोशिश में क्या किया तुमने? मधु पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर जल्द ही मैंने उसकी शनिवार वाली दिनचर्या रिपीट होते देख लिया। वैसे ही हर रात को उसका कोई ना कोई दोस्त उसे पिक कर लेता था या वह खुद अपनी कार से कहीं चली जाती थी, जिसके बाद अगली सुबह या दोपहर को ही वापस लौटती थी। वो बात मुझे खटकी ही थी कि तभी एक रोज मैंने जीजा को मधु के मोबाइल की लोकेशन चेक करते देख लिया। तब कुछ दिनों के लिए मधु का पीछा छोड़कर मैं जीजा पर निगाह रखने लगा और एक दिन स्पाई आइज पर डाली जाती आईडी और पासवर्ड मेरी पकड़ में आ गया। आईडी मधु का नाम था, जबकि पासवर्ड उसके नाम और ईयर ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन था। आगे मेरे लिए लड़की पर निगाह रखना आसान हो गया। ऐसे में लास्ट सैटरडे जब वह घर से निकल गई तो मैंने दीदी के सो जाने का इंतजार किया। फिर अपने मोबाइल में स्पाई आई खोलकर मधु की लोकेशन चेक करने लगा। आगे ये देखकर अचंभित हो उठा कि उस वक्त वह एक उजाड़ इलाके में थी, जो कि फरीदाबाद जिले में आता था। मुझे लगा वहाँ से कोई ना कोई खास जानकारी मेरे हाथ जरूर लग जाएगी। जिसके बाद तुम हवेली पहुँच गए? नहीं, क्योंकि आखिरी लोकेशन हवेली से काफ़ी पहले की थी, उसके बाद गायब हो गई। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उस इलाके में नेटवर्क ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हम खुद वहाँ का फेरा लगा चुके हैं। हर बार नेटवर्क कवरेज बराबर मिलती थी। तो उस खास रात को कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। आखिर बारिश और आंधी भी तो चल रही थी। वहाँ पहुँचकर जब आसपास मुझे कोई बसावट नहीं दिखाई दी तो मैं खामखा गाड़ी को आगे बढ़ा ले गया। अलबत्ता घने अंधकार के कारण हवेली पर मेरी नज़र तब तक नहीं पड़ी थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम वहाँ पहुँचकर करना क्या चाहते थे। सच्चाई ये है इंस्पेक्टर कि उस बारे में मैं खुद नहीं जानता था। हाँ, मन में कहीं न कहीं ये बात जरूर उठ रही थी कि वह अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने के लिए निकली थी, जिसकी कोई फोटो वगैरह खींचने में कामयाब हो जाता तो आगे जीजा की मजाल नहीं होती कि वह मेरे सामने मधु की तारीफ कर पाता या मुझ में खामियां गिन पाता। आगे बढ़ो। मैं उस सड़क पर 2 किलोमीटर के दायरे में कई बार गुजरा, मगर अंधेरे का हिस्सा बनी हवेली नहीं दिखाई दी।
फिर गोली चलने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसे सुनकर गाड़ी को सड़क किनारे पार्क किया और पैदल आगे बढ़ने लगा। बारिश उस वक्त भी हो रही थी, मगर बेहद हल्की थी, इसलिए कोई समस्या नहीं आई। मैं बहुत दूर तक चलता चला गया, मगर कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिरकार हार मानकर मैं गाड़ी की तरफ लौटने लगा। तभी कहीं से जनरेटर चलने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंचने लगी। तब वक्त कितना हुआ था? 12 तो तभी बज गए थे जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा था, इसलिए 15 मिनट या उससे कुछ ज़्यादा हुए होंगे। बहरहाल मैंने जनरेटर की आवाज़ का पीछा करना शुरू कर दिया। तभी किसी के जोर से चीखने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। आवाज़ कहीं बेहद करीब से आई थी, जिससे पता लगता था कि आसपास लोग मौजूद थे। आखिरकार इधर उधर धक्के खाता मैं हवेली तक पहुंचने में कामयाब हो गया। तब वहां का फाटक बंद था? नहीं, खुला था और कई लोग एक साथ बाहर निकलते दिखाई दिए। उनमें से 2 ने कोई बड़ी सी चीज़ उठा रखी थी, जिसे मैं देख तो नहीं पाया, मगर उसका पीछा बराबर किया। और बाद में जब मधु की लाश को आग लगाई गई तो मुझे ये भी दिखाई दे गया कि वहाँ कुल 7 लोग मौजूद थे। मैं मोबाइल का फ्लैश तो नहीं जला सकता था, मगर फ़ोटो बराबर खींची थी। ये अलग बात है कि उसमें कोई पहचान में नहीं आता। कहाँ है वह फ़ोटो? विराट ने पूछा। जवाब में नकुल ने अपने मोबाइल में वह खास तस्वीर खोलकर विराट को थमा दिया। पिक्चर में कुछ लोग आग के गुबार के पास खड़े दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता ये नहीं पता लग रहा था कि वे क्या कर रहे थे। लाश को जलाने के लिए उनके पास डीजल कहाँ से आया होगा? विराट ने जोशी से पूछा। क्या सर, आप इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? करना ही चाहिए, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। और रही बात डीजल की, तो हो सकता है जनरेटर में डालने के लिए उन्होंने वैसा कोई इंतजाम पहले से कर रखा हो, या मधु की हत्या की प्लानिंग के तहत वहाँ डीजल साथ लेकर गए हो। चलो मान लिया कि तुम सच बोल रहे हो, मगर बाद में जब मधु गायब पाई गई तो वो बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई, बल्कि तभी पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं कर दिया? उस वक्त इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वहाँ कोई लाश जलाई गई है, बल्कि मुझे ये भी कैसे पता हो सकता था कि वह मधु की लाश थी। अब दूसरे किसी के पचड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता था। बाद में क्यों नहीं खबर की? क्योंकि मुझे जीजा की निगाहों में किसी काबिल बनकर दिखाने का मौका मिल गया था। मैंने दीदी से कहा कि मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों के बूते पर पता लगा सकता हूँ कि मधु कहाँ है, वह बस जीजा को तैयार कर ले। मगर वह नहीं हुआ, है ना? आखिरकार तो हो ही गया, मगर कई दिनों बाद, जबकि हर तरफ से हताश और निराश हो चुका था। तब मैंने वह अनुष्ठान किया और लाश का पता बता दिया। बस मेरी गलती इतनी है इंस्पेक्टर की उस बात की खबर पुलिस को नहीं दी। इसके अलावा मैंने और कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें जेल भेजने के लिए तो इतना भी पर्याप्त है, जोशी बोला। बल्कि चाहे तो तुम्हारे खिलाफ हत्या का मुकदमा बनाकर केस सॉल्व भी कर सकते हैं। साथ में तुम्हारी बहन भी जेल जाएगी, क्योंकि मुझे तो मधु का कत्ल तुम दोनों की ही मिली भगत का नतीजा जान पड़ता है। देखो, अगर तुम लोग इस जिद पर अड़ जाओगे कि मेरे साथ साथ मेरी बहन को अपराधी साबित करके जेल भेजना है, तो मैं खुद मधु का कत्ल करना कबूल कर लूँगा। तुम जो कहोगे अदालत में उसकी हामी भी भर दूंगा, क्योंकि दीदी का बुरा तो होते नहीं देख सकता मैं। मगर क्या तुम्हें ऐसा करना ठीक लगता है? मेरा मतलब है एक बेगुनाह को कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाना। अगर हाँ तो तुम्हारी मर्जी, जो ठीक समझो करो। पहले हमें यकीन तो आ जाए नकुल साहब कि तुम सच में बेगुनाह हो। मैं हूँ। जरा सोचकर देखिए कि अगर मेरा इरादा वहाँ पहुँचकर मधु का कत्ल कर देने का होता तो क्या मैं अपना मोबाइल ऑन रखकर धड़ल्ले के साथ हवेली पहुँच जाता? बेध्यानी में ऐसी गलतियाँ हो जाया करती है। इतनी बड़ी गलती जिसके बारे में आजकल बच्चे को तक पता होता है, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी ये बताओ कि क्या सच में किसी तंत्र शक्ति के जरिए दूर घटित हुई घटनाओं को देखा जा सकता है? जो का त्यों नहीं, लेकिन क्या हुआ था इसका आभास कई बार मिल जाता है और कई बार हम फेल भी हो जाते हैं। आसन पर बैठकर जब हम किसी घटना के बारे में ध्यान लगाते हैं तो कई दृश्य आंखों के समक्ष आने जाने लगते हैं। उनमें से कोई समझ में आ जाता है तो हम उसे ही सत्य मान लेते हैं। आपको शायद यकीन ना हुआ हो, लेकिन उस रात जब गुरुजी अनुष्ठान पर बैठे थे तो उस हवेली में मुझे सचमुच हर तरफ लाशें और बस लाशें ही दिखाई दे रही थी। और भूत प्रेत क्या सच में होते हैं?
आप लोगों ने अक्षय कुमार की भूल भुलैया देखी है? हाँ, क्या? समझ लीजिए कि वह फिल्म ही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, समझ लिया। अब एक आखिरी सवाल पूछिए। कोठारी साहब के बंगले में अनुष्ठान के दौरान हमने कुछ महिलाओं की आवाज़ें सुनी थी। वह करतब तुमने कैसे किया था? कोई करतब नहीं था, वह तमाम आवाज़ें मेरी खुद की थी, जिसकी खबर आप लोगों को इसलिए नहीं लगी क्योंकि हमारे बीच आग की ऊंची लपटें थी। फिर मैं सिर झुकाकर भी तो बोल रहा था, कहकर उसने फिर से अपने मुंह से वैसी ही आवाज़ें निकालकर दिखा दिया। यानी उस तरह से किसी आत्मा को नहीं बुलाया जा सकता? बुलाया जा सकता है, मगर किसी दूसरे के शरीर पर। विराट ने घूरकर उसे देखा। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, यकीन ना हो तो किसी दिन आजमाकर देख लीजिएगा। अब कोई ख्वाहिश नहीं है, इसलिए तुम्हारी तंत्र विद्या तुम्ही को मुबारक हो। ये बताओ कि आग की लपटों में हमने जो 3 आकृतियाँ देखी थी वह क्या था? आपने न्यू ईयर पर अक्सर ऐसा पटाखे फटते देखे होंगे जो आसमान में पहुंचकर हैप्पी न्यू ईयर लिख देते हैं। आग की लपटों में दिखाई दी आकृति जो आप उनका एडवांस वर्जन समझ सकते हैं, जो बहुत पहले मैंने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया था। पटाखा तो वहाँ कोई नहीं फूटा था, क्योंकि वह फूटने वाला था ही नहीं। उसे तो बस आग में डालिए और पल भर के लिए मानव आकृति का नज़ारा कीजिए, बस इतना ही काम होता है उनका। और वहाँ जलता बल्ब कैसे बंद हो गया? उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, वह खुद ब खुद फ्यूज हो गया था। बड़े अच्छे मौके पर हुआ था, हम तो उसे भी किसी प्रेत आत्मा का ही किया धरा मानने लगे थे। नकुल चुप रह गया। अगर तांत्रिक लोग ढोंगी नहीं होते तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि इंसान हमेशा चमत्कार देखना चाहता है। उस रोज़ अगर आप दोनों ने वह सब नहीं देखा होता या भूत प्रेत की आवाज़ नहीं सुनी होती तो क्या उतना प्रभाव पड़ा होता जितना असर आप पर होता दिखाई दिया था? ठीक है भाई, समझ लो एक बार फिर तुम जीत गए, इसलिए जा सकते हो। लेकिन बाद में अगर मुझे ये पता लगा कि तुमने झूठ बोला था या कोई बात हमसे छिपाई थी तो तुम्हारी और तुम्हारी बहन दोनों की खैर नहीं। नहीं, मैंने कुछ नहीं छिपाया, कहकर वह उठा और भारी मन से बाहर निकल गया। ये तो हद ही हो गई सर। ज्यों ही हम केस को सॉल्व हुआ समझने लगते हैं, एक नई गुत्थी सामने आ खड़ी होती है। जैसे कि नकुल को मैं हत्यारा मान चुका था, मगर वह नहीं है। ऐसे ही केसेस में तो मज़ा आता है जोशी साहब, जहां दिमाग की चूल्हे हिला दे। किसी बड़े साथी से पाला पड़ गया दिखाई देता है, या किसी ऐसे शख्स से जिसकी तरफ ध्यान देने की हमारे पास प्रत्यक्षतः कोई वजह नहीं है। अगर नकुल के कहे पर यकीन कर ले सर, तो कातिल सातों पापी ही हुए। क्या अभी भी आपको लगता है कि उन लोगों ने मधु को नहीं मारा था? यकीन डगमगा जरूर रहा है जोशी साहब, लेकिन लगता यही है। जरा सोचकर देखो कि उन्हें अपने दोस्त का कत्ल करना ही होता तो उसकी लाश की दुर्गति क्यों करते? सीधा सीधा मार ही न दिया होता उसे। दुर्गति ना करते सर, तो अपना किया धरा चंद्रशेखर महाराज के प्रेत के सिर पर कैसे डाल पाते? पिशाच की भयावत को साबित करने के लिए कुछ तो भयानक दिखाना ही था, सो दिखा दिया। विराट ने कुछ क्षण उस बात पर विचार किया, फिर बोला, चलो जरा मिश्रा जी से मिलकर आते हैं। तत्पश्चात दोनों उठकर बिल्डिंग में ही स्थित IT सेल में पहुंच गए। जरा जयदीप की लोकेशन तो चेक कीजिए, विराट बोला। मिश्रा ने किया तो पता लगा हुआ अपने लाजपत नगर स्थित घर पर ही था। एक काम करो जोशी साहब। हुक्म सर। 3-4 सिपाहियों को लेकर फौरन लाजपत नगर पहुंचो। उठाकर लाना है उसे। लाना बेशक है, मगर घर से नहीं। फिर वहां पहुंचकर निगरानी में जुट जाना, और जैसे ही वह घर से बाहर निकले कोई सुनसान जगह देखकर काबू में कर लेना। निकलेगा? पक्का। तुम पहुंचो तो सही। जोशी फौरन हॉल से बाहर निकल गया। मिश्रा जी, सुन रहा हूँ। जैसे ही जोशी साहब लाजपत नगर पहुंच चुका होने की खबर करे, आपने नैना के नंबर से जयदीप को एक मैसेज छोड़ना है कि सेंट्रल मार्केट के करीब उसका एक्सीडेंट हो गया है, और उसके बाद तमाम दोस्त के नंबरों की आउटगोइंग इनकमिंग सीज कर देनी है। ना कॉल ना मैसेज, समझ गए? हाँ, नो प्रॉब्लम। फिर जैसे ही बकरा जोशी के कब्जे में पहुंचे, मैसेज डिलीट कर देना है और जयदीप को छोड़कर बाकी सबके नंबर एक्टिव कर देने हैं। समझ लो, हो गया। गुड।
कहकर वह वापस अपने कमरे में लौट गया।